नमस्कार दोस्तों। तो आप अपने स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हो, इस व्यक्ति को आप पहचान ही गए होंगे। इस व्यक्ति का नाम है जाकिर नायक। और जो लोग जाकिर नायक को नहीं जानते हैं, जाकिर नायक बेसिकली ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया एंड वर्किंग अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल ही जाते हैं जो कि इंडिया में ही पैदा हुए हैं, इंडिया में ही पले बड़े हैं, इंडिया का खाया है, इंडिया में पढ़ाई करी है, सब कुछ करो, फिर बाद में जाकर के टेररिस्ट बन जाते हैं और इंडिया के ही अगेंस्ट में काम करते हैं। तो उसी तरीके का एक व्यक्ति जो है ये जाकिर नायक भी रहा है। और अभी तो ये फिलहाल इंडिया से 2016 के बाद से ये मूव कर गया था, क्योंकि इंडिया में कई सारी जितनी भी इंडिया की काउंटर टेररिज्म एजेंसीज हैं, सब ने इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज कर रखी थी और उसी लिए ये इंडिया से भाग गया और उसके बाद जाकर के मलेशिया में अभी आराम से रह रहा है। आरोप क्या है इसके ऊपर? आरोप सिंपल है इसके ऊपर कि ये जो है वो इस्लामिक रेडिकलिज्म फैलाने की कोशिश करता है, हेट स्पीचेस देता है और वहाबिज्म फॉर्म ऑफ इस्लाम को बेसिकली ये प्रीच करता है। इसके तमाम जो है केसेस लगे हुए हैं और कई सारे टेररिस्ट वर्ल्ड वाइड, कई सारे टेररिस्ट जो हैं वो इससे काफ़ी इंस्पायर्ड रहते हैं, इसकी स्पीचेस से काफ़ी इंस्पायर्ड रहते हैं, इसलिए दुनिया के कई सारे देशों ने इसको बैन कर रखा है। अब आज के पूरे इस वीडियो का एजेंडा क्या है? जाकिर नायक अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गए, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर इनका इंटरव्यू कर रहा था और उसमें उसने कई सारे सवाल पूछे, जिसमें इन्होंने इंडिया के कई सारे मुद्दों के ऊपर बात करी है। इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, जो होम मिनिस्टर पहले अमित शाह के ऊपर भी इन्होंने कई सारी बात इसमें की हुई है। 2019 के दौरान की बात है, आर्टिकल 370 की बात है, वक्फ की बात है, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी है। तो शुरू होता है, ये इंडिया के कई सारे मुद्दों पर बात करते हैं, जहाँ पर ये वक्फ अमेंडमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम्स हैं उनको भारत में सताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो है उसकी पावर को कम करने की कोशिश लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और तमाम जो प्लाइट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया उसके ऊपर ये तमाम बातचीत करते हैं। और उसके बाद ये एक फैक्ट पर आते हैं। इनका कहना था कि देखिए, मैं 2016 में मैंने इंडिया छोड़ दिया था और उसके बाद मैं मलेशिया में सेटल हो गया था। मलेशिया से मैं अपना सब कुछ, अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ जो भी मैं करता हूँ, जो हेट स्पीच फैलाना वो सब कर ही रहा था। उसी दौरान क्या होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार और उनके होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, ये लोग अपना एक इंडियन एनवॉय भेजते हैं मेरे से मुलाकात करने। और वो इंडियन एनवॉय आता है मलेशिया में मेरे साथ एक 5 स्टार होटल में 5-7 घंटे जो है वो बातचीत करते हैं और 5-7 घंटे में मेरी खूब तारीफ करते हैं कि देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड वाइड। ये सब कुछ जो इन्होंने बताया, मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट वो बातें बता रहा हूँ कि वो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं कि वर्ल्ड वाइड आप काफ़ी फेमस हैं और आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करना चाहिए। तो मतलब बेसिकली उन लोगों ने मुझे इंडिया में आने के लिए इन्वाइट किया और एक सेफ पैसेज जो है वो उन्होंने इंडिया में आने के लिए मुझे दिया। उसके बदले में वो क्या मांग रहे थे मुझसे? उसके बदले में वो लोग मांग रहे थे मुझसे कि हम 370 में एक बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं, उस आर्टिकल को अमेंड करने वाले हैं, तो 370 और कश्मीर इशू पर आप इंडियन गवर्नमेंट का साथ दीजिए। तो फिर जाकिर नायक ने, मतलब इनका कहना यह था कि मैंने इस चीज़ को मना कर दिया कि नहीं, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता और मैं मुस्लिम के खिलाफ कैसे काम कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा मुस्लिम का भला चाहता हूँ और आर्टिकल 370 तो उनको राइट दे रहा है कश्मीर के अंदर में, आप वो राइट उनसे छीन रहे हो, मैं इसके काफ़ी खिलाफ हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने करी और उसके बाद फिर मतलब बेसिकली इसके कहने का मतलब था कि इंडियन गवर्नमेंट इससे पैचअप करने की कोशिश कर रही थी और इसने मना कर दिया। अब यहीं से एक सवाल खड़ा होता है बहुत बड़ा कि क्या मतलब इंडियन गवर्नमेंट, बड़े बड़े तुर्रम लोग उस समय पर जब आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया था, बड़े बड़े तुर्रम लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट में। कपिल सिब्बल साहब जैसे जो बड़े मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो अपोजिशन में बैठे हुए थे और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद, मतलब क्योंकि आर्टिकल 370 सब कुछ लीगली किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया, उसको उस पर कोई सवाल ही नहीं था, उसको सवाल ही खड़ा करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। उस ऊपर से कश्मीर के इशू को सही करने के लिए वो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के किसी भी इशू में हमें जाकिर नायक जैसे किसी का, या इंडियन गवर्नमेंट को जाकिर नायक जैसे किसी का सजेशन चाहिए होगा या सपोर्ट चाहिए होगा उसको चेंज करने के लिए? तो मुझे तो ये बात पूरी तरीके से बेबुनियाद लगी। हालांकि उस समय पर इसने जब आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट हुआ था, साल 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, तो ये आपको 2020 का आर्टिकल दिख रहा है। उस टाइम पर इस व्यक्ति ने अब वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को बताया भी था, कई जगह पर इसने ये बात बोली है और वही बात इसने फिर से अपने इस पॉडकास्ट में दोहराई है।
उस टाइम पर भी देखिए यहाँ पर इसने बताया है कि मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको एक सेफ पैसेज अलाउ किया था इंडिया में, उसके बदले में इनको आर्टिकल 370 को सपोर्ट करने के लिए कहा गया था। इनके जितने एसेट्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने सीज कर रखे हैं इंडिया में, उन सारे एसेट्स को भी रिलीज करने की बात की गई थी। ऐसा इनको ऑफर दिया गया था जाकिर नाइक को, हालांकि इन्होंने मना कर दिया। तो ये खैर ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने पॉडकास्ट में करी। अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर कि व्यक्ति एक्चुअली है कौन और ये धीरे धीरे इतना फेमस कैसे हुआ, इसको इतने लोग कैसे जानते हैं वर्ल्ड वाइड, और ज़्यादातर जो टेररिस्ट हैं वो इससे इंस्पायर्ड क्यों रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बीबीसी का एक आर्टिकल आपको दिखाता हूँ। उस बीबीसी के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है साफ साफ, इसने सब कुछ कर ही दिया है कि इंडियन हेट प्रीचर जाकिर नायक चार्ज विथ मनी लॉन्ड्रिंग। सो यहाँ पर हेट प्रीचर बोला गया है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये व्यक्ति क्या करता है। बेसिकली ये जो है ये इस्लाम लोगों को इस्लाम की तकरीरें देते हैं और ही इज़ अ इस्लामिक प्रीचर, लेकिन इस्लामिक की रैडिकल प्रीचर, और जो वहाबिज़म फॉर्म ऑफ इस्लाम है उसको ये लोगों तक पहुंचाते हैं। और काफ़ी हेट स्पीच देने के लिए इनके ऊपर कई सारे देशों में केसेस चल रहे हैं। इंडिया में जो इनके ऊपर जो केस हुए वो तमाम अलग अलग धाराओं में केस हुए हैं, हेट स्पीच की धारा में भी केस हुआ है, तमाम केस हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इनके ऊपर। और कहा गया है कि जो क्रिमिनल एसेट्स हैं, कम से कम $28 मिलियन के जो क्रिमिनल एसेट्स हैं वो ये व्यक्ति होल्ड करता है, और इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ इंडिया में थी उन सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज भी कर लिया गया है। अब अगर आप देखोगे कि इस व्यक्ति की जो शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है, तो ये व्यक्ति जो है वो मुंबई में पला बड़ा है, और मुंबई में पला बड़ा और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई वढ़ाई करी है। लेकिन बाद में ये अपने रिलीजन के प्रति काफ़ी वो हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से ये अपनी स्पीचेस देना शुरू करता है। पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होता है ये व्यक्ति, तो धीरे धीरे वहाँ से वो स्पीचेस देना शुरू करता है, और वो स्पीचेस जो हैं वो आगे चलते चलते वक्त के साथ हेट स्पीचेस में बदलती चली जाती हैं। और इंडियन अथॉरिटीज़ जो है उसकी नज़र से भी हमेशा से बचता रहा है, लगातार बचता रहा है। हालांकि बाकी कंट्रीज़ ने इसको बहुत पहले स्पॉट कर लिया था। 53 साल की उम्र है इस व्यक्ति की, 53 साल नहीं, अब तो ज़्यादा उम्र होगी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। उस टाइम पर ये क्या करता था, ये व्यक्ति जो है अपनी जितनी भी ये तकरीरें देता है वो एक पीस टीवी नामक चैनल है उसके थ्रू देता है। ये पीस टीवी बेसिकली एक दुबई बेस्ड जो चैनल है वो है, और उसको ओन करती है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इस पूरे ग्रुप का जो हेड है वो जाकिर नायक है। और इसी पीस टीवी के थ्रू ये आपने कई बार देखा भी होगा टीवी में कि ये इससे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, ये उसका जवाब देता है, और इसमें आपने देखा होगा कि ये दूसरे रिलीजन्स को डिमीन करने की पुरजोर कोशिश करता है। जैसे हिंदुइज्म को डिमीन करेगा, ये क्रिश्चियनिटी को डिमीन करेगा, दूसरे रिलीजन्स को डिमीन करने की पूरी कोशिश करता है, और दिखाता है कि नहीं बाकी सारे रिलीजन तो कुछ है ही नहीं, एक सिर्फ एक लौता रिलीजन है इस्लाम, बाकी सब तो मतलब ये सब डिसबिलीवर्स हैं, और जो लोग इस्लाम में नहीं मानते हैं वो सब काफिर हैं। बेसिकली एक तरीके से वो प्रीच करने की ये बंदा पूरी कोशिश करता है अपने पीस टीवी चैनल के माध्यम से। और इसीलिए पीस टीवी जो है वो कई सारे देशों में बैन भी है इन हेट स्पीच फैलाने के लिए। अब जितने भी अलकायदा के डिटेनीज पकड़ाए गए हैं उसमें से बहुत सारे डिटेनीज ने इस बात को माना है कि वो इसी जाकिर नायक की स्पीचेस से इंस्पायर्ड थे, और इससे इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक किए हैं। इवन यूके ने भी इसको बैन कर रखा है अपनी कंट्री से। उस समय पर थेरेसा मे जो थी वो यहाँ की होम सेक्रेटरी थी यूके की उस टाइम पर, बाद में पीएम भी बनती हैं। उन्होंने साल 2010 में इस व्यक्ति को स्पॉट कर लिया था हेट स्पीच के लिए, और साल 2010 में इस व्यक्ति की यूके में एंट्री बैन कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि अगर ये व्यक्ति आता है, इसका प्रोग्राम होता है यूके के अंदर में, तो यहाँ पर रेडिकलिज्म बढ़ेगा और हेट स्पीचेस ये व्यक्ति देगा, उससे बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो रेडिकलाइज होगा और गलत चीज़ों में जाएगा। इसलिए इसको यूके से भी बैन कर रखा है, बांग्लादेश से भी इसको बैन कर दिया गया है। अब बांग्लादेश में सबसे पहले जो अगर इंटरनेशनली जो वर्ल्ड वाइड ये फेमस हुआ और इंटरनेशनली सबकी नज़र में आया, वो एक्चुअल में ये बांग्लादेश के इंसिडेंट के बाद ही आया था। होता कि आपको पता होगा एक इंसिडेंट कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था साल 2016 में, और ये टेररिस्ट अटैक बांग्लादेश के ढाका के आर्टिजन कैफ़े में किया गया था। बांग्लादेश के ढाका में जो ये आर्टिजन कैफ़े है ये बहुत ही फेमस कैफ़े है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में दूसरे देशों के लोग जो बिजनेस पर्पस से बांग्लादेश विजिट करते हैं वो आर्टिजन कैफ़े जाया करते थे। यूरोपियंस हो गए, बहुत सारे यूरोपियंस और अमेरिकन जो हैं वो आर्टिजन कैफ़े जाया करते थे। वहाँ का बहुत ही हाई प्रोफाइल कैफ़े इसको माना जाता था।
तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर कुछ आतंकवादी जो है वो AK-47 लेकर के घुस जाते हैं, और ये सारे आतंकवादी जो हैं ये सारे यंग लड़के होते हैं, 20 से 25 साल की ज़्यादा से ज़्यादा इनकी उम्र होती है। ये सब एक दिन अचानक से आर्टिजन कैफ़े में घुस जाते हैं और पूरे कैफ़े को कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पर रिलीजन के हिसाब से लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग खड़ा करते हैं, और जितने भी वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स मौजूद थे उस कैफ़े के अंदर में, उन सबको, इसके ऊपर तमाम मूवीज़ बनी हुई हैं, तमाम सीरीज़ बनी हुई हैं, आप जा करके चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगी। आर्टिजन कैफ़े मूवीज़ या सीरीज़ लिखना, आपको लाइन से मिल जाएंगी, तमाम बनी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सारी अवेलेबल होगी। आप देख लेना कि क्या इन्होंने किया था। तो इन्होंने वहाँ पर जितने भी नॉन मुस्लिम्स प्रेजेंट थे उनको लाइन से गोली मार दी थी। इन्होंने किसी प्रकार का कोई निगोसिएशन ना गवर्नमेंट के साथ किया, ना किसी के साथ किया। इनका मेन एजेंडा ये था कि हमें एक मैसेज देना है कि बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई जगह नहीं है, और वो इन्होंने आर्टिजन कैफ़े में किया था। ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर मारे गए उसमें कई सारे इंडियंस जो थे, जो इंडियन मूल के लोग थे उनको भी मारा था, जो कि हिंदूज थे। उनमें कई सारे जो अमेरिकन थे उनको भी मारा गया था आर्टिजन कैफ़े के इस बड़े कांड में। उसमें से जितने लोग, जो ये लड़के थे जिन्होंने ये कांड किया था, उसमें जो उस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, जब उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगाला गया तो पता चला कि वो व्यक्ति जो है वो जाकिर नायक की स्पीच से काफ़ी इंस्पायर्ड था, इसको फॉलो भी करता था, और इसीलिए बांग्लादेश ने इस पीस टीवी को उस समय पर पूरी तरीके से बैन कर दिया था, और जाकिर नायक को भी बैन कर दिया था। इसी घटना के बाद इंडियन एजेंसीज भी जो है इसके खिलाफ प्रोब करती हैं, इसके खिलाफ सर्च ऑपरेशंस फैलाती हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ों में ये व्यक्ति लिप्त है, और उसके बाद सारी जितनी भी इंडिया की काउंटर टेररिज्म एजेंसीज हैं सब ने इसके खिलाफ फाइनली एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की, और उसके बाद तो कंप्लेंट्स की जो फहरिस्त है वो लगातार बढ़ती चली गई। फोर्स कन्वर्जन्स के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, तमाम ये सारे केसेस हैं। अब ऐसे व्यक्ति की क्या आपको लगता है कि 370 को जब अमेंड कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, और वही फुल मेजॉरिटी में है पार्लियामेंट के अंदर में 2019 में फुल मेजॉरिटी, मतलब 2014 से ज़्यादा बहुमत जो है मतलब इंडियन गवर्नमेंट को वो 2019 में मिला था। उस टाइम पर जो बीजेपी की सरकार है उनको, एनडीए की गवर्नमेंट को उससे बड़ा वोट शेयर मिला था। उसके बाद क्या आपको लगता है कि जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति की ज़रूरत उनको 370 कमेंट करने के लिए है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा, और इस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हो इसके भी बारे में आप ज़रूर से कमेंट में मुझे बताइएगा। तो आइए आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, इस व्यक्ति के बारे में समझ में आ गया होगा, और क्या क्या ये बेबुनियादी बातें करता रहता है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी CSE 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च लेकर के आया है, जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आपको इसमें हमारे कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, और आपको कई सारे एक्साइटिंग जो है रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे कई सारे जो बच्चे हैं इन फोटोज़ में वो इन रिवॉर्ड्स को जीत रहे हैं, आप भी इनको जीत सकते हो। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ये टेस्ट जो है वो 22 सितंबर को 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी, उस पर लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लीजिए, और इस टेस्ट को लाइव ज़रूर से आप अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको एक तो स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा हो सके और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है इसका भी आपको रियल टाइम अपडेट मिल सके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।